तो आज हम शुरू करते हैं, नया चैप्टर लेते हैं। सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में तुम्हें ये सेकंड चैप्टर मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आसान है, और दूसरा इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारे पेपर हो या तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें हर जगह तुम्हें इस चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सोल्यूशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे तुम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ोगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन जो भी ये तुम्हें टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे, उससे रिलेट करता हुआ सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है वेपर प्रेशर। मतलब ये जनरली इस चैप्टर का तो पार्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन की जाती है। लेकिन बेसिकली अगर तुम्हें वेपर प्रेशर समझ में नहीं आएगा तो तुम ये नहीं समझ सकते कि मतलब कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होगा, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन होगा, या जो भी सारी चीज़ें होंगी वो किस तरह वे में डिफाइन हो रहे हैं। तो उस वे को तुम्हें समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर समझने के लिए डायग्राम से शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर में लिक्विड हमने लिया हुआ है। अब तुम समझ लो कि प्योर है। हाँ, प्योर ज़्यादा बेटर होगा, आगे समझेंगे प्योर ही क्यों लिया। अब समझो, हमारे पास एक प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो इसके मॉलिक्यूल हैं, उसके मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा, वो कुछ मॉलिक्यूल जो इंटरनल मॉलिक्यूल, या हम उन्हें बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं। तो +1 की फ्लूइड मैकेनिक्स में तुमने एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर इस मॉलिक्यूल को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास तीन तरफ से फोर्स जनरेट मतलब लग रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसको तीन साइड से कर रहे होंगे। लेकिन अगर तुम इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो इसे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ए माने और इस मॉलिक्यूल को बी माने, तो सिंपल से सोचा जाए कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो वो बी होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बैलेंस है। तुम कह सकते हो सिंपल कि सारे फोर्स क्या हैं, बैलेंस है। जो ए वाला मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल के सारे फोर्स बैलेंस नहीं है, तो वो थोड़ा अनस्टेबल है, फिर तुम कह सकते हो थोड़ा फ्री स्टेट में है। जब ये ए वाला मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में है तो देखो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ इवोपरेट होना शुरू होगा। याद रखना, वेपराइज नहीं बोल रहे हैं, इवोपरेट बोल रहे हैं, क्योंकि इवोपरेशन और वेपराइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो समझो, जब मतलब मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो जब मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा इवोपोरेशन। इवोपोरेशन कहा जाएगा। अब समझना इस बात को, जब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे वॉल होगी, तो वॉल से क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। जब वॉल से ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद ये शुरू में क्या आना चाहेंगे, ये नीचे आना चाहेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये एरो छोटा बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे पास स्केच में पेन मतलब इसमें ये चल नहीं रहा, ये चल रहा है तो मैं ये समझाने के लिए एरो बड़ा है कि शुरू में जो प्रोसेस होगा उसमें जो इवोपरेशन होगा वो ज़्यादा हो रहा होगा। अब देखो, नीचे आने वाला भी एक प्रोसेस उसी टाइम पे शुरू होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। मतलब एक कंटेनर में दोनों प्रोसेस शुरू होंगे, इवोपरेशन शुरू होगा, बाद में कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा। अब समझो, शुरू में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे किसके, लिक्विड के। तो ये जब वेपर बनना शुरू होंगे तो पहले क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है। उसके कुछ देर बाद तुम देखोगे, जब काफ़ी टाइम के बाद देखोगे, तो जितना इवोपरेशन हो रहा होगा उतना ही क्या रहा होगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा। मतलब एक टाइम आने के बाद जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब ये बात याद रखना कि शुरू में तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। जब कुछ टाइम बाद ये वेपर बन जाएगा, वेपर बनता जाएगा, तो ये नीचे उतनी स्पीड से नीचे भी आता जाएगा कोलाइड करके। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। अब समझो, जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो जो ये वेपर होगा, वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा, मतलब रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके बराबर क्या आ जाएगा, इवोपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब
जो हमारे पास इवोपरेशन होगा और जो हमारे पास कंडेंसेशन होगा, इसके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। तुम ये समझो कि अगर हम होली खेलते हैं, जब होली खेलना शुरू करते हैं तो हम लाल रंग, पीला रंग, कई रंग फेंकते हैं तो सारे रंग जनाई देते हैं। जब होली 1 घंटे तक चल जाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, ब्लैक, सारे रंग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो टाइम के साथ हम कुछ भी रंग फेंके उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो जब रेट ऑफ इवोपरेशन, ये दोनों इवोपरेशन जो होगा कंडेंसेशन के किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो इस टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस टाइम के प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वेपर प्रेशर है ये एक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि बेटा ये बता दो कि वेपर प्रेशर मतलब कंडेंसेशन के शुरू में होता है, इवेपोरेशन के बाद होता है, कुछ भी होता है। याद रखना, जब वेपर प्रेशर वो प्रेशर होगा जब कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों का रेट बराबर होगा, तो उस टाइम पे जो प्रेशर जनरेट करेगी ये वेपर, उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब इसका एक ग्राफ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है। अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से समझो, देखो अगर हम ग्राफ बनाएं प्रेशर वर्सेस टाइम के साथ, देखो शुरू में यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वेपर बनी नहीं होगी। जब टाइम के साथ वेपर बनना शुरू होगी तो प्रेशर का ग्राफ क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब समझना, एक टाइम ऐसा आया तुमने देखा, देखो प्रेशर बढ़ता जाएगा, देखो इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के आने के बाद जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसे निकल जाएगा, एक कांस्टेंट वे में निकल जाएगा। अगर तुम इस टाइम पे देखोगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। वो इस टाइम पे जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जो इस टाइम के बाद का जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, इस प्रेशर को डिफाइन किया जाता है वेपर प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, याद रखना कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर हर टाइम का प्रेशर नहीं होता है। वेपर प्रेशर होता है जब दोनों में कंडेंसेशन और इवोपरेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब इसी के टर्म में तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना होगा, इसी के टर्म में तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, हम इसी के टर्म में हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्राफ को समझो कि यहां तक जब प्रेशर बढ़ता जाएगा शुरू में, तो प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इससे रेट ऑफ इवोपरेशन कंडेंसेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जब तुम इस ग्राफ को समझोगे तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो बात भी क्लियर रखना कि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जब ये लिक्विड उड़ना शुरू हुआ तब जो वेपर बनेगी उसका प्रेशर जो होगा वो तुम्हें बताएगा वेपर प्रेशर, या फिर जब सारी लिक्विड वेपर बन जाएगी फिर जो प्रेशर होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों के केस में इक्विलिब्रियम होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम वेपर प्रेशर कहेंगे। कि जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर एग्जर्ट होगा उस इक्विलिब्रियम को प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे सबसे खास बात है, थोड़ा सा टॉपिक है, अपने मन से पढ़ने में ध्यान देना कि हमने अभी भी पढ़ा कि वेपर क्या होता है। अब देखो याद समझना इस चीज में कि वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है। मतलब ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना या ढूंढना कहीं से। नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में बात करूंगा कि वेपर और गैस में क्या अंतर होता है। और दूसरा इवोपोरेशन और वेपराइजेशन, इवोपोरेशन और वेपराइजेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब अगर तुम इवोपोरेशन में अंदर जाना चाहोगे तो काफ़ी कहानी होती है कि इसके बाद कूलिंग हो जाती है, ऐसे ही वैसे दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर समझना कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जस्ट एक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। अभी मत बोलना कि मतलब ये जब सर 1 सेकंड के बाद जब लिक्विड ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तब जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। और वो इक्विलिब्रियम पे ही जो प्रेशर जनरेट होगा उसे क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, इसमें जो होता है हम समझेंगे, जैसे हमने एक लिक्विड का समझा उसके बाद हम
एक मिक्सचर का समझेंगे, मिक्सचर के बेस में रॉड्स लॉ है, रॉड्स लॉ के बाद इसमें आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स ही होते हैं, उसके बाद भी हम ध्यान देंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, अगले लेक्चर में हम सोल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कन्वर्जन क्या होता है, मोलरिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करें, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, वो सब आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेपर प्रेशर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।